नमस्कार छात्रों, आप सभी का औपचारिक भाषा और स्वचालित सिद्धांत कंपाइलर डिज़ाइन में एक अनुप्रयोग इस पाठ्यक्रम पर एक बार स्वागत है। आज हमारा शीर्षक है पुश डाउन ऑटोमेटा। इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में, इस पाठ्यक्रम के इस शीर्षक पर आज कुछ विषय वस्तु के रूप में सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है और इसकी परिभाषा क्या है ये देखेंगे। इसके बाद पुश डाउन ऑटोमेटा ये क्या है और इसकी परिभाषा, और इसके साथ ही साथ एक समस्या लेंगे और उसका समाधान करेंगे। एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज लेंगे और उसके लिए हम एक पुश डाउन ऑटोमेटा बनाएंगे। इसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की कुछ जो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है, विशेषताएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद कुछ डिसीजन प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या लैंग्वेज की, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम पुश डाउन ऑटोमेटा के अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ इसके उपयोग किए जा सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ आधारभूत चीज़ें हम पहले जान लें। पुश डाउन ऑटोमेटा एक गणनात्मक मॉडल है जो फाइनाइट ऑटोमेटा का विस्तारित रूप होता है। हमने पढ़ा है कि फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी में सबसे पहले क्रमांक का एक मशीन है, एक मॉडल है। इसके बाद पुश डाउन ऑटोमेटा एक दूसरा पावरफुल मॉडल है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। पीडीए का उपयोग वे भाषाएं पहचानने के लिए किया जाता है जो स्टैक मेमोरी का उपयोग करके हल किया जा सकता है। यह संदर्भ मुक्त भाषाएं अर्थात कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, महत्वपूर्ण मशीन है। पीडीए में एक स्टैक होता है मेमोरी के रूप में जो इनफाइनाइट लैंग्वेज अर्थात अनंत भाषाओं को समझ सकता है। इस मशीन में पुश और पॉप दो क्रियाएं दिखेंगी इस मशीन के संचालन के लिए। आइए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है, इसका परिचय देखते हैं। संदर्भ स्वतंत्र व्याकरण अर्थात कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक महत्वपूर्ण प्रकार का व्याकरण है जो औपचारिक भाषा सिद्धांत अर्थात फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर विज्ञान, प्रोग्रामिंग की भाषाएं और स्वचालन के सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में महत्वपूर्ण है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक ऐसी संरचना प्रदान करता है जो वर्णन करती है कि कैसे एक भाषा के वाक्य उत्पन्न किए जा सकते हैं। आपको कुछ ग्रामर दिए जाते हैं और उस ग्रामर से हम कुछ अलग अलग वाक्य या स्ट्रिंग हम उत्पन्न कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या इस व्याकरण की परिभाषा क्या है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम अगर परिभाषित करना चाहें तो हम इसे 4 टपल के माध्यम से परिभाषित कर सकते हैं। 4 टपल अर्थात हमारे पास वी, टी, पी और एस ये अलग अलग नोटेशंस हैं जिनकी सहायता से हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को परिभाषित करते हैं। अब देखते हैं ये वी क्या है। वी इस ग्रामर में गैर टर्मिनल, नॉन टर्मिनल होता है, इनका एक सेट होगा। साधारणतः गैर टर्मिनल को हम अंग्रेजी के अपर लेटर से दिखाते हैं, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, कैपिटल डी। इस तरीके से हम गैर टर्मिनल को दिखाएंगे जो हमारा वी होगा। दूसरा है टी। टी अर्थात टर्मिनल्स, यह एक टर्मिनल का सेट होगा। टर्मिनल को अंग्रेजी भाषा के लोअर लेटर से दिखाएंगे। इसका मतलब हमारे पास टर्मिनल क्या क्या हो सकते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरीके से अंग्रेजी के जो लोअर लेटर हैं इनका उपयोग करेंगे। तीसरा है पी अर्थात उत्पादन नियम, प्रोडक्शन रूल। इसमें हमें कुछ सेट मिलेंगे, कुछ प्रोडक्शन रूल के 1 से अधिक या 2 से अधिक, इतने हमें उत्पादन नियम मिलेंगे। और चौथा जो टपल है वह है एस, कैपिटल एस। कैपिटल एस स्टार्ट सिंबल होता है जो कि एक नॉन टर्मिनल ही होता है, इसीलिए आप देख पाएंगे कि जो कैपिटल एस है यह अंग्रेजी का अपर लेटर के माध्यम से दिखाया गया है। तो इस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को 4 अलग अलग टपल के माध्यम से परिभाषित कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के उत्पादन के नियम। उदाहरण के लिए हमने एक नोटेशन लिया है, कैपिटल ए डिराइव्स
अल्फा। इस रूप में हमारे ग्रामर होंगे, जहां कैपिटल ए एक गैर टर्मिनल होगा, वेरिएबल होगा, इसीलिए हमने इसको अंग्रेजी के अपर लेटर से दिखाया है। अल्फा एक स्ट्रिंग है जिसमें टर्मिनल्स और गैर टर्मिनल्स दोनों शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिया है। आप देख सकते हैं इस ग्रामर में कैपिटल एस डिराइव्स स्मॉल ए, कैपिटल एस स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कुछ टर्मिनल्स भी हैं और कुछ नॉन टर्मिनल भी हैं। इस ग्रामर में आप देख सकते हैं कि S एक प्रारंभिक गैर टर्मिनल है या वेरिएबल है। इसमें टर्मिनल्स क्या हैं, जिसको हम कैपिटल T से दिखाते हैं। तो इस प्रयुक्त ग्रामर में स्मॉल a और स्मॉल b ये दोनों के दोनों टर्मिनल हैं। कैपिटल P क्या है? कैपिटल P अर्थात प्रोडक्शन रूल्स, उत्पाद नियम। इस ग्रामर में आप देख सकते हैं हमारे पास दो प्रोडक्शन रूल्स हैं, उत्पादन के नियम हैं। कैपिटल S डिराइव्स स्मॉल a, कैपिटल S स्मॉल b, और दूसरा उत्पाद नियम है कैपिटल S डिराइव्स स्मॉल a स्मॉल b। चौथा टपल था कैपिटल S, जो कि स्टार्ट सिंबल होता है। तो इस ग्रामर में कैपिटल S ही हमारा स्टार्ट सिंबल है। तो इस तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम कैसे दिखा सकते हैं, क्या वेरिएबल है, क्या टर्मिनल है, कौन सा स्टार्ट सिंबल है, ये सभी हमने देखा। आइए अब देखते हैं जो हमारा शीर्षक है पुश डाउन ऑटोमेटा। हमने देखा कि पुश डाउन ऑटोमेटा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को ग्रहण करने के लिए एक मशीन बनाया गया है जो फाइनाइट ऑटोमेटा से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। एक पीडीए को औपचारिक रूप से 7 टपल, जैसे कि हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को 4 टपल से देखा था, पुश डाउन ऑटोमेटा को हम 7 अलग अलग टपल के रूप से परिभाषित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 7 अलग अलग टपल क्या हैं। पहला टपल है कैपिटल Q। कैपिटल Q को हम सेट ऑफ स्टेट के माध्यम से दिखा सकते हैं, अलग अलग अवस्थाएं होंगी इसमें। दूसरा टपल है सिग्मा। सिग्मा को हम इनपुट वर्णमाला या इनपुट अल्फाबेट कहते हैं। इसके बाद है तीसरा टपल टाउ, इसको हम स्टैक सिंबल कहते हैं, स्टैक अल्फाबेट कहते हैं। इसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा या संक्रमण फलन कह सकते हैं। इसमें पीडीए एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे जाता है, कैसे मूव करता है, इसको हम इस डेल्टा, इस संक्रमण फलन के माध्यम से दिखा सकते हैं। आने वाला अगला टपल Q0 जो कि इनिशियल स्टेट को दिखाएगा। किसी पीडीए को जब हम डिज़ाइन करेंगे तो जो प्रारंभिक अवस्था है, सबसे पहला जो स्टेट होता है, उसको इनिशियल स्टेट कहते हैं और इसको हम Q0 से दिखा सकते हैं। यह Q0 भी जो कैपिटल Q था, जो सेट ऑफ स्टेट था, उन्हीं में से एक होगा। अगला जो टपल है वो है Z। Z0 भी कहीं पर लिखा जाता है। यह प्रारंभिक स्टैक होगा। हमने देखा कि पुश डाउन ऑटोमेटा में हम एक स्टैक का उपयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस स्टैक में हम एक Z नाम का सिंबल या प्रतीक रखेंगे जो यह दिखाता है कि यह स्टैक एम्प्टी है, खाली है, और जो पहला सिंबल है या टॉप ऑफ द स्टैक है वह Z होगा। अंतिम टपल इसमें है F। F अर्थात जो फाइनल स्टेट होगा या जो एक्सेप्टिंग स्टेट होगा, जो स्वीकृति अवस्थाएं के लिए हम जो स्टेट बनाने वाले हैं, उसको हम F या QF से भी दिखा सकते हैं। ये QF भी Q से ही लिया गया एक सबसेट होगा, Q का ही एक उप समुच्चय होता है। पीडीए पर चाल इंगित करने के लिए हमारे पास अलग अलग क्रियाकलाप है, क्रियाएं होती है, जिसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहली क्रिया है एक एलिमेंट स्टैक में जोड़ा जाना। इस क्रिया को हम पुश कहते हैं क्योंकि स्टैक में जब हम किसी एलिमेंट को, किसी स्ट्रिंग को इंसर्ट करते हैं तो इस क्रिया को हम पुश कहते हैं। इसके माध्यम से हम स्टैक में कुछ एलिमेंट को जोड़ा जाता है। इस जोड़ने की क्रिया को हम ट्रांजिशन फंक्शन अर्थात संक्रमण फलन के माध्यम से दिखा सकते हैं। आप देख पाएंगे कि डेल्टा ऑफ Q, A, Z और Z0, इसको हम Q, A, Z0 इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसमें हमने A जो एक एलिमेंट है, इसको हमने स्टैक में पुश कर लिया है।
अर्थात इंसर्ट कर लिया है। दूसरी क्रिया है एक एलिमेंट को स्टैक से हटाना, इस क्रिया को हम पॉप कहते हैं। पॉप में अगर आपके पास कोई स्टैक में एलिमेंट है तो उसको हम हटा सकते हैं। इस क्रिया को भी हम संक्रमण फलन के थ्रू अर्थात ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिख सकते हैं इसके माध्यम से दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं डेल्टा ऑफ q a z और z0 इज इक्वल टू q एप्सिलॉन, अर्थात हमने वो जो एलिमेंट हमने इंसर्ट किया था, पुश किया था पॉप में, उसको हमने डिलीट कर दिया है अर्थात पॉप कर दिया है। तीसरी जो क्रियाकलाप होती है इसमें अवस्था में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अर्थात इसमें हम कोई पुश नहीं करेंगे या पॉप नहीं करेंगे, हम स्कीप भी कर सकते हैं या किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं। आइए अब जो महत्वपूर्ण आधारभूत कंसेप्ट है इसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन कहते हैं, तात्कालिक विवरण कहते हैं। पीडीए में पुश डाउन ऑटोमेटा के संचालन को समझने के लिए तात्कालिक विवरण अर्थात इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह पीडीए के किसी भी समय पर उसकी वर्तमान स्थिति अर्थात इंस्टेंस, इनपुट की बची हुई स्ट्रिंग और स्टैक की स्थिति का संक्षिप्त विवरण करता है, वर्णन करता है। तात्कालिक विवरण की परिभाषा आइए हम देखते हैं। तात्कालिक विवरण अर्थात इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन का उपयोग पुश डाउन ऑटोमेटा की वर्तमान अवस्था को वर्णित करने के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर 3 टपल के माध्यम से दिखा सकते हैं। इन 3 टपल में एक है q, दूसरा है x और तीसरा है गामा। आइए देखते हैं q, x और ये गामा क्या है। पहला है q, यह पीडीए की वर्तमान अवस्था अर्थात स्टेट को दर्शाता है, इसको दिखाएगा। इसको हम Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। दूसरा टपल है X, इनपुट स्ट्रिंग का बचा हुआ हिस्सा जिसे हमको अभी प्रोसेस करना है, वह एक एलिमेंट X होगा अर्थात जिसको हम पुश करने वाले हैं सामान्यतया। तीसरा जो टपल है वो है गामा, स्टैक की वर्तमान सामग्री को दर्शाता है, जो वर्तमान में स्टैक में है उसको हम गामा के माध्यम से दिखाते हैं। आइए अब देखते हैं पीडीए के द्वारा भाषा का स्वीकृतिकरण कैसे होता है। पुश डाउन ऑटोमेटा एक शक्तिशाली गणनात्मक मॉडल है जिसका उपयोग संदर्भ मुक्त भाषाओं अर्थात कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को पहचानने के लिए किया जाता है। पुश डाउन ऑटोमेटा द्वारा स्वीकृत भाषा का अर्थ उन सभी स्ट्रिंग का समुच्चय जिन्हें पीडीए अर्थात पुश डाउन ऑटोमेटा किसी प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ कर एक स्वीकृत अवस्था तक पहुंचकर या स्टेट को खाली कर स्वीकृत करता है, अर्थात उस भाषा को वह एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। पीडीए में जो स्वीकृतिकरण है, भाषा का जो एक्सेप्टेंस है, वह मुख्यतः 2 तरीके से होता है। पहला तरीका है स्वीकृति अवस्था पर अर्थात एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। यदि किसी इनपुट स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद पुश डाउन ऑटोमेटा एक स्वीकृत अवस्था अर्थात एक्सेप्टिंग स्टेट या फाइनल स्टेट में अगर पहुंच जाता है तो वह स्ट्रिंग स्वीकृत मानी जाती है, एक्सेप्टेड मानी जाती है। अर्थात मान लीजिए हमारे पास कोई एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, उसके लिए हमने पीडीए डिज़ाइन किया और हम शुरू करेंगे सबसे पहले इनिशियल स्टेट से। वहाँ से शुरू करने के बाद हम अगर अंतिम स्टेट जो कि हमारा फाइनल स्टेट होता है वहाँ तक अगर हम पहुँच गए, इसका मतलब वह भाषा एक्सेप्ट हुआ, हमारे पीडीए ने उसे स्वीकार कर लिया। दूसरा जो तरीका है वह है स्टैक के खाली होने द्वारा अर्थात एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। यदि किसी इनपुट स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद स्टैक खाली हो जाता है तब भी वह स्ट्रिंग स्वीकृत मानी जाती है। अर्थात जब हम पीडीए डिज़ाइन करेंगे तो स्टैक में हम कुछ पुश करेंगे, कुछ पॉप करेंगे। इस तरीके से अगर अंत में वह स्टैक एम्प्टी है, खाली ही है, इसका मतलब वह जो भाषा है उसे पीडीए ने स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्टेड है। आइए हम देखते हैं कि पीडीए की संरचना कैसी होती है या कैसा दिखता है। पीडीए की संरचना में हमारे पास कुछ अलग अलग कंपोनेंट हैं, जैसे कि इनपुट टेप, टैप हेडर, फाइनाइट कंट्रोल यूनिट और स्टैक। इस तरीके से 4 विभिन्न या अलग अलग कंपोनेंट हैं पुश डाउन ऑटोमेटा की संरचना में। सबसे पहले आइए देखते हैं इनपुट टेप। इनपुट टेप क्या है? इनपुट टेप में
किसी भाषा के जो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं या अल्फ़ाबेट हैं, इनको हम रखते हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में कि ए, बी और ए ये 4 अलग अलग स्ट्रिंग है। हालांकि यह एक स्ट्रिंग है, लेकिन इस एक स्ट्रिंग में 4 अलग अलग सिंबल है और यह सिंबल अलग अलग अल्फ़ाबेट है। इस इनपुट टेप में एक सेल में अर्थात एक बॉक्स में सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट आता है। हम ऐसा नहीं कि एक बॉक्स में एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट रखेंगे। तो इनपुट टेप में हम जो स्ट्रिंग है उनको रखते हैं। इसके बाद उससे जुड़ा हुआ एक टैप हेडर होगा। टैप हेडर अर्थात वह सबसे पहले स्ट्रिंग को दर्शाएगा, उसको उस पर वो जाएगा, उसके बाद दूसरे स्ट्रिंग पर जाएगा, उसके बाद तीसरे। इस तरीके से वह बाएं से दाएं दिशा में चलता है। एक एक करके हर एक सेल पर वो जाता है और अंत में अगर उसे पूरे स्ट्रिंग अगर प्रोसेस करना हो तो अंत में वह पूरी स्ट्रिंग के बाद वाली जगह पर पहुंच जाता है। तीसरा जो कंपोनेंट था हमारा वह है फाइनाइट कंट्रोल यूनिट। इस पर हमारे अलग अलग स्टेट्स होंगे, जैसा कि हमने देखा Q0 से लेके QF तक, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, जो हमको बताएगा कि वह जो स्ट्रिंग है, जो भाषा दी गई है, वह एक्सेप्ट हो रहा है, स्वीकृत हो रही है या अस्वीकृत हो रही है, अर्थात एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। फाइनाइट कंट्रोल यूनिट से लगा हुआ हमारा एक स्टैक होगा जिस पर हम इनपुट टेप में उपस्थित अल्फ़ाबेट्स हैं, स्ट्रिंग के अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको हम पुश करेंगे और पॉप करेंगे। इस तरीके से हमने देखा कि पुश जॉन ऑटोमेटा की संरचना क्या होती है या काम कैसे करता है। आइए अब हम एक समस्या लेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लेंगे और उसके लिए हम एक पुश डाउन ऑटोमेटा का डिज़ाइन करेंगे। हमने एक भाषा लिया है जिसमें L बराबर A के पावर में n है, B के पावर में n है, सच दैट n की जो संख्या है वह कम से कम 1 होगी या 1 से अधिक होगी। इस तरीके से हमने एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिया है। अब इस ग्रामर के लिए हमें पुश डाउन ऑटोमेटा डिज़ाइन करना होगा। आइए सबसे पहले हम इस ग्रामर को समझें या इस भाषा को समझें। इस भाषा में आप देख पाएंगे A का और B दोनों का पावर n है, अर्थात n को अगर हम 1 रखेंगे तो A और B सिर्फ 2 स्ट्रिंग होंगे। अगर n की जो वैल्यू है, n की संख्या अगर हम 2 रखेंगे तो A के पावर में 2 और 2 के पावर में 2, अर्थात 2A और 2B। तो इस तरीके से हमने उदाहरण के लिए कुछ संभावित जो स्ट्रिंग्स हैं उनको हमने लिखा हुआ है। पहले देख सकते हैं यह पहला स्ट्रिंग है जिसमें हमने सिर्फ n की वैल्यू 2 रखी है, तो 2A और 2B है। दूसरे में हमने n की जो संख्या है, वैल्यू है, उसको हमने 3 रखा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर 3A और 3B। इसके अलावा जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वह आप देख पाएंगे कि सबसे पहले A आएगा और उसके बाद ही B आएगा, अर्थात जितने नंबर ऑफ A उतने नंबर ऑफ B मिलेंगे, अर्थात A और B की संख्या बराबर होगी, जिसमें सबसे पहले A के स्ट्रिंग्स दिखेंगे या A के कैरेक्टर्स दिखेंगे, उसके बाद B के कैरेक्टर दिखेंगे। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि यह भाषा क्या है या इस भाषा से कैसे या कौन से संभावित स्ट्रिंग्स पैदा हो सकते हैं, हम उत्पादित कर सकते हैं। अब आइए हम डिज़ाइन करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा को। पीडीए निर्माण की कुछ अवस्थाएं, अर्थात अलग अलग स्टेट से मूव करने वाला है। इस भाषा के लिए, इस कॉन्टेक्स्ट फ्री भाषा के लिए हमारे पास 3 स्टेट होने वाले हैं, जिसमें पहला है Q0 जिसको हम प्रारंभिक स्टेट या प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेट कहेंगे। दूसरा स्टेट है Q1, यह वह अवस्था जहां पीडीए B पढ़ेगा और A को हम निकालेंगे। हम देखेंगे ये कैसे हो रहा है। अंतिम स्टेट होगा एक्सेप्टिंग स्टेट या फाइनल स्टेट, स्वीकृत अवस्था। तो इस तरीके से हमारे पास इस भाषा के लिए पीडीए में 3 अलग अलग स्टेट होने वाले। स्टेट के प्रतीक होंगे, सिंबल होंगे, जिसमें हम उपयोग करने वाले हैं Z, या कहीं पर Z0 भी कहा जाता है। यह एक प्रारंभिक स्टेट का प्रतीक होगा। अगर किसी स्टेट में Z है तो वह टॉप ऑफ द सिंबल होगा। X भी हम ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिशन फंक्शन या संक्रमण फलन कैसे लिखेंगे। संक्रमण फलन को दिखाने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं Q0 स्टेट पर। सबसे पहले Q0 स्टेट ही होगा क्योंकि यह इनिशियल स्टेट होगा, इसी से ही हम शुरुआत करेंगे। कुछ हमारे पास संक्रमण फंक्शन है, संक्रमण फलन के माध्यम से दिखा सकते हैं। आप देख पाएंगे जो पहला
स्टेट है जिसको हम आईडी के थ्रू अर्थात इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के सहायता से भी दिखाते हैं, इसमें आप देखेंगे पहला जो संक्रमण फंक्शन है या ट्रांजिशन फंक्शन है वह Q0, स्मॉल a, z, यह जाएगा Q0, a, z। इसका अर्थ मतलब क्या हुआ कि हमने a को पढ़ा और a को हमने पुश कर लिया, अर्थात किसमें पुश करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। इसका मतलब अगर आपके पास 2a और 2b है तो हमने पहले वाले a को स्टैक में पुश कर लिया है। चूंकि पहला सिंबल z था, अब z के बाद क्या उसके ऊपर आएगा, वो है a, अर्थात हमारे पास अब स्टैक में a और z ये दो सिंबल हैं। अगर a से एक a तो हमने पुश कर लिया है, अब एक से अगर ज़्यादा a होगा, मान लीजिए आपका जो स्ट्रिंग था वह 2a होता या 3a 3b होता, 4a 4b होता, अर्थात एक से ज़्यादा a भी है। इसका मतलब अगर एक से ज़्यादा a आया तो भी हम उन a को स्टैक में पुश करेंगे, ऐड करेंगे। इसके लिए भी हमने दूसरा नंबर का जो ट्रांजिशन फंक्शन है, संक्रमण फलन है, उसमें लिखा है। आप देख पाएंगे कि Q0, a, यह जाएगा Q0, a में, अर्थात Q0 ही स्टेट में हम हैं, हम किसी दूसरे नए स्टेट पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम इस स्टेट में जितने भी इनपुट स्ट्रिंग है, जितने भी में मतलब है जो a है, उस स्ट्रिंग में a b दोनों हैं, लेकिन हम सिर्फ a की बात कर रहे हैं, तो जितने a आएंगे उनको हम स्टैक में पुश करते चलेंगे। आइए अब इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं। ट्रांजिशन डायग्राम इसको कहा जाता है। इसमें आप देख पाएंगे Q0 इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट को हम जैसा आप देख पाएंगे ऐसे ही दिखाते हैं। एक पहले एरो बना होगा उस इनिशियल स्टेट में, Q0 देख सकते हैं। Q0 में जो हमारे ट्रांजिशंस हैं वो आप देख पाएंगे, A आपके पास है और आप उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे और आपके पास वो A और Z हो जाएगा। वैसे ही अगर आप A Z आने के बाद टॉप ऑफ द सिंबल A हो गया है, इसका मतलब क्या कि फिर से A है और A हमारे पास आएगा तो हमारे पास वो AA है, अर्थात अब मेरे पास 2A हो चुके हैं। इस तरीके से हमने पहले स्टेट को, पहला जो इनिशियल स्टेट था उसको हमने डिज़ाइन कर लिया है। आइए अब चलते हैं कि अगर हम Q1 जाएं, अगर मेरे पास दूसरा स्टेट भी है Q1, तो यह इसका ट्रांजिशन क्या होगा या कैसे डिज़ाइन हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास दो अलग अलग आईडीज़ हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन है। इसमें देख पाएंगे कि Q0, b जो कि आने वाला है, a क्या है, जो हमारे पास स्टैक में अवेलेबल है, उपस्थित है। इसके बाद हम जाएंगे Q1 अर्थात दूसरे स्टेट में, और वहाँ पे कॉमा दिख रहा है आपको एप्सिलॉन, अर्थात जब b पढ़ा जाता है तो स्टैक का जो टॉप है, शीर्ष है a, तो स्टैक से हम इन a को पॉप करते जाएंगे और Q1 में जाएंगे, अर्थात दूसरे स्टेट पर जाएंगे। अब मान लीजिए एक से ज़्यादा b, अर्थात एक से ज़्यादा b मतलब कि हमारे पास 2a 2b 3a 3b इस तरीके की अगर स्ट्रिंग है तो हमको फिर से जितने भी b आते जाएंगे उनके लिए हर एक a को हम पॉप करते चलेंगे। इसीलिए हमने दूसरा संक्रमण फलन है, इसको हमने लिखा है Q, b, a डिराइव्स Q1, एप्सिलॉन, अर्थात एक से ज़्यादा हमारे पास b अगर हो तो उसके लिए हम लूप लगाएंगे और हम दूसरे स्टेट Q1 में ही रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं अब ये जो डायग्राम बना है, यह जो चित्र बना है ट्रांजिशन डायग्राम, इस पे हमने Q0 के बाद एक नया स्टेट ऐड कर दिया है। इसको आप देख पाएंगे b, a स्लैश एप्सिलॉन, अर्थात b आने वाला है, a स्टैक में उपस्थित है, तो हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। इसीलिए हमारे पास स्टैक क्या हो गया, एप्सिलॉन अर्थात एम्प्टी हो गया। और b आएंगे तो हमने लूप लगा दिया है, तो जितने भी b आते जाएंगे उनके लिए हमारे हर एक a को पॉप करते चलेंगे। अंतिम हमारा जो स्टेट होगा वो है QF अर्थात फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट पहुंचने के लिए हमारे पास जो ट्रांजिशन फंक्शन है आप देख सकते हैं, डेल्टा ऑफ Q1, एप्सिलॉन, z इज इक्वल टू QF, एप्सिलॉन। तो इस तरीके से फाइनल स्टेट में पहुंचने का जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो हम देख सकते हैं। आप देखेंगे इस तरीके से हमने दिए गए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए एक पुश डाउन ऑटोमेटा तैयार कर लिया है। आइए अब देखते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा के कितने प्रकार हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा एक गणितीय मॉडल है जिसका उपयोग भाषा मान्यता और सैद्धांतिक कंप्यूटर में
किया जाता है। पीडीए को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उनकी विशेषताओं और स्वीकृति की विधियों पर यह निर्भर करता है। यहाँ हम पीडीए के दो प्रमुख प्रकार पर चर्चा करेंगे। पहला है डीपीडीए अर्थात डिटर्मिनिस्टिक पुश जॉन ऑटोमेटा, निश्चित पुश जॉन ऑटोमेटा, और दूसरा है अनिर्धारित या अनिश्चित नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश जॉन ऑटोमेटा अर्थात एनपीडीए। आइए देखते हैं डीपीडीए क्या है। निश्चित पुश जॉन ऑटोमेटा एक प्रकार का पीडीए होता है जिसमें हर स्थिति में किसी विशेष इनपुट और स्टैक की स्थिति के लिए केवल एक ही ट्रांजिशन होता है। अर्थात हम एक ट्रांजिशन के लिए किसी एक कैरेक्टर के लिए, एक अल्फ़ाबेट के लिए हम एक ही स्टेट पर जाएंगे, दो अलग अलग स्टेट पर नहीं जाने वाले हैं। उदाहरण के लिए जो बैलेंस पैरेंथेसिस वाली जो भाषाएं होंगी वह डीपीडीए के द्वारा स्वीकार की जाती है। दूसरा है एनपीडीए नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश जॉन ऑटोमेटा, जिसमें एक स्थिति में ही एक ही इनपुट और स्टैक की स्थिति के लिए कई ट्रांजिशन हो, अर्थात एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो, तो वह एनपीडीए कहा जाता है, उसको हम एनपीडीए कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने इसमें एक स्ट्रिंग लिया हुआ है W और W पावर R अर्थात उसका रिवर्स। तो इस तरीके की जो कॉन्टेक्स्ट फ्री भाषाएं हैं इसके लिए हम डीपीडीए डिज़ाइन नहीं कर पाते, ऐसी भाषाओं के लिए एनपीडीए डिज़ाइन करते हैं क्योंकि यही उसको स्वीकार करता है। आइए हम कुछ क्लोजर प्रॉपर्टीज़ की चर्चा कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब होता है कि यदि दो भाषाएं किसी ऑपरेशन के तहत आती हैं तो उनका परिणाम स्वरूप बनने वाली जो भाषाएं हैं वह उस किस भाषा या किस वर्ग की होगी, इसका हम चयन करते हैं। उदाहरण के लिए किसी भाषा वर्ग के संयोजन के लिए यूनियन या इंटरसेक्शन, इस तरीके की जो ऑपरेशंस हैं, इसके हिसाब से हम उसको क्लोज्ड या उस भाषा में क्लोज्ड है या नहीं है, इसके हम जानकारी लेते हैं, इस पर हम बात करते हैं। आइए हम कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं, जिसमें पहला है यूनियन। पीडीए संयोजन का गुण यह पीडीए यूनियन की प्रॉपर्टी या इसका विशेषताओं का अनुसरण करता है। इसका मतलब यह है कि यदि दो भाषाएं L1 और L2 हैं तो L1 यूनियन L2 भी पीडीए द्वारा मान्य होगी। इसी तरीके से पूरक अर्थात कंप्लीमेंट जो प्रॉपर्टी है, इस पर भी जो पीडीए है वह इसका अनुसरण नहीं करता है। अर्थात अगर L कोई पीडीए है, डीपीडीए है या पीडीए है तो L कंप्लीमेंट पीडीए नहीं होगी। इस तरीके से कॉन्केटिनेशन है, यह भी जो पीडीए है या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है इस भाषा का अनुसरण करता है। इसी तरह क्लीन क्लोजर है और इंटरसेक्शन। क्लीन क्लोजर को यह अनुसरण करता है लेकिन इंटरसेक्शन को यह अनुसरण या इसका अनुसरित नहीं होता है, इसको नहीं मानता है, यह इसके अंदर क्लोज्ड नहीं है। कुछ डिसीजन प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के हैं। आइए हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि यह कौन कौन से डिसीजन प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। पहले देखते हैं कि डिसीजन प्रॉपर्टी है क्या। डिसीजन प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर कोई समस्या है और उस समस्या के लिए अगर हमारे पास कोई एल्गोरिदम है जिसका उपयोग करके हम यह बता पाएँ कि यह जो समस्या है इसका समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता, अर्थात यस या नो के तरीके से अगर हम बता पाते हैं तो उसको उसकी डिसीजन प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इन भाषाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयात्मक गुणधर्म होते हैं जो यह बताते हैं कि किसी भाषा के लिए विभिन्न गुणधर्मों की जांच करना संभव है या नहीं, अर्थात यस या नो। उस समस्या का समाधान कर पाएंगे, यस, नहीं कर पाएंगे तो नो। इस तरीके से हम उसका उत्तर दे सकते हैं। आइए अब कुछ जो डिसीजन प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहली है एम्प्टीनेस समस्या, खालीपन समस्या। यह जांचने की प्रक्रिया है कि क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर द्वारा परिभाषित भाषा मतलब L ऑफ G खाली है या L ऑफ G इज इक्वल टू 5 एम्प्टी है या नहीं है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए खालीपन की जो समस्या है, अर्थात यह समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। अर्थात यह जो एम्प्टीनेस की समस्या है यह डिसाइडेबल है, इसका हम हल कर सकते हैं, अर्थात हम इसका उत्तर दे सकते हैं यस। तो यह एक पहली समस्या है एम्प्टीनेस। दूसरी समस्या है फाइनाइटनेस की समस्या, परिमितता की समस्या। अंतमितता या परिमितता समस्या यह जांचने की प्रक्रिया है कि क्या संदर्भ मुक्त ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर द्वारा परिभाषित भाषा जो L ऑफ G है वह सीमित फाइनाइट लैंग्वेज है या नहीं है। यह जो समस्या है संदर्भ मुक्त भाषाओं के लिए यह भी डिसाइडेबल है, निर्धारणीय है, अर्थात इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं, इसका उत्तर हम यस या नो के माध्यम से दे सकते हैं। यह दूसरी
निर्णयात्मक गुणधर्म है, डिसीजन प्रॉपर्टी है। तीसरी जो डिसीजन प्रॉपर्टी है, निर्णयात्मक गुणधर्म है, वह है सदस्यता अर्थात मेंबरशिप प्रॉब्लम। सदस्यता समस्या यह जांचने की प्रक्रिया है कि क्या कोई दी गई स्ट्रिंग किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की सदस्य है या नहीं है, उस लैंग्वेज का मेंबर है या नहीं है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए सदस्यता समस्या का निर्धारण हम कर सकते हैं, अर्थात यह समस्या भी डिसाइडेबल है। सदस्यता समस्या के लिए पार्सिंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है, जैसे कि CYK एल्गोरिदम या अर्ली पार्सर। यह जांचते हैं कि क्या कोई स्ट्रिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर द्वारा जनरेट की जा सकती है या नहीं है। अगली जो डिसीजन प्रॉपर्टी है वह समानता की समस्या है, इक्विवेलेंस की समस्या है। समानता समस्या यह जांचने की प्रक्रिया है कि दो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, अगर मान लीजिए एक G1 है और एक G2 है, तो ये दोनों के दोनों बराबर हैं, इक्वल है या नहीं है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए समानता समस्या अर्थात यह जो डिसीजन प्रॉपर्टी है यह अनडिसाइडेबल है, अर्थात इस समस्या का हम समाधान कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के हिसाब से नहीं कर सकते। आइए अब हम कुछ अनुप्रयोग, कुछ उपयोग की हम इन पुश डाउन ऑटोमेटा का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। PDA का सबसे सामान्य और महत्वपूर्ण उपयोग कंपाइलर डिज़ाइन में होता है, खासकर सिंटैक्स विश्लेषण या पार्सिंग के लिए करते हैं। कंपाइलर स्रोत कोड की संरचना को समझने के लिए PDA का उपयोग करता है। PDA संदर्भ मुक्त ग्रामर अर्थात कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अनुसार कोड को विश्लेषित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोड सही है या नहीं है, अर्थात सिंटैक्टिकली वह करेक्ट है या नहीं है। दूसरा उपयोग है प्रोग्रामिंग भाषाओं के सिंटैक्स को चेक करने के लिए। PDA का उपयोग प्रोग्रामिंग भाषाओं के सिंटैक्स को चेक करने के लिए किया जाता है। यह प्रोग्राम कोड को स्कैन करता है और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के नियमों का पालन करते हुए सही या गलत सिंटैक्स की पहचान करता है। उदाहरण के लिए कोड में बैलेंस्ड जो पैरेंथेसिस है, सही नेस्टिंग और संरचनात्मक त्रुटियों का पता लगाने के लिए PDA का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा टेक्स्ट प्रोसेसिंग में हम PDA का उपयोग कर सकते हैं। PDA का उपयोग टेक्स्ट प्रोसेसिंग में पैटर्न मिलान और पहचान के लिए किया जा सकता है। यह किसी विशेष पैटर्न या संरचना को पहचानने के लिए टेक्स्ट को स्कैन करता है, जैसे कि HTML या XML, टैग्स की जांच, ब्रैकेट मिलान और अन्य संरचनात्मक पैटर्न की मिलान करता है। इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी हम इसका उपयोग करते हैं। PDA का उपयोग NLP अर्थात नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में किया जाता है, जहां यह भाषा के सिंटैक्स को समझने और प्रोसेस करने में मदद करता है। PDA भाषा के वाक्य विन्यास को पहचानने और विश्लेषित करने के लिए उपयोगी होता है, जो मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्निशन और ऑटोमेटिक टेक्स्ट जनरेशन जैसे कार्यों में सहायक होता है। इस तरीके से आज हमने देखा कि PDA क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इसके पहले कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को भी हमने देखा, उसमें उत्पाद नियम क्या हो सकते हैं यह भी देखा। PDA को हम कैसे दिखा सकते हैं, किन टपल के माध्यम से दिखा सकते हैं, यह भी हमने देखा। एक समस्या भी लिया और उस समस्या के लिए हमने PDA का डिज़ाइन भी किया। इसके बाद हमने कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी देखी और इसके बाद हमने उसके अनुप्रयोग की कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे एक महत्वपूर्ण एक जो टॉपिक था वह हमारा था डिसीजन प्रॉपर्टीज़ की, कौन कौन से ऐसे डिसाइडेबल विशेषताएँ हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए। आज के इस कक्षा में हमने इतना पढ़ा, PDA की चर्चा की। अगले क्लास में हम किसी दूसरे शीर्षक के साथ फिर से उपलब्ध होंगे, मौजूद होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।